Assalamu alaikum students, welcome to the 20th lecture of software design and architecture. ठीक है, तो recap as always हमने क्या किया, पहले हम क्या देख रहे थे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे, हम रिकैप क्यों कर रहे, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट्स वाले रिकैप से पहले हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला रिकैप किया था, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों को मिला के अब जो है हमने मॉडल्स क्रिएट करने हैं. ठीक है, जितने भी हम सॉफ्टवेयर मॉडल्स हम आगे पढ़ेंगे, हम डिटेल डिज़ाइन में मॉडल्स ही है ना, तो जितने भी हम मॉडल्स हम आगे पढ़ेंगे वो सारे एक्चुअली अपनी इनपुट इधर से ही लेते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है. और हमने करना क्या है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करने का कोई ना कोई तरीका निकालना है. रिक्वायरमेंट्स का पहले तो हम उसका कोई एनालिसिस मॉडल बनाएंगे, फिर हम उसका डिटेल मॉडल बनाएंगे. तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सिंपली पुट, रिक्वायरमेंट्स ये डिस्क्राइब करती हैं कि सॉफ्टवेयर ने क्या करना है. व्हाट डू यू नीड द सॉफ्टवेयर टू डू. ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड में हम, सिंपलेस्ट तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स ये बताती हैं कि आपका सिस्टम, आपका फंक्शन, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा. अब इसमें दो एक तरीके हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज करने के. ठीक है, हम यूजर रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है हमारी, और फिर हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल वाली टर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से शुरू करते हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे सिस्टम की डायरेक्टली ओरिजिनेट होती हैं, जो हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए उसको चाहिए. ठीक है, सो ऑल ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स दैट आर डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू द बिजनेस गोल्स, दे आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. जो फीचर्स हैं जो वो परफॉर्म कर रहा है, जो सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हमें डायरेक्टली अपने स्टेक होल्डर से भी मिल सकती हैं या कस्टमर से भी मिल सकती हैं, और इनडायरेक्टली हमें डोमेन की स्टडी से भी मिल सकती हैं. हम अपने जो है वो ऑब्जर्वेशन की टेक्निक से भी इन्हें निकाल सकते हैं, या हम अपने यूजर की स्टडी से भी ये निकाल सकते हैं. हम सर्विस कंडक्ट करके और तब भी ये वाला काम कर सकते हैं. लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन द एंड फिर भी वही हैं, क्या है? सर्विसेज जो हमारे सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है. ठीक है, फिर यूजर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, सर्विस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं. यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? वो सारी चीजें जो आपको डायरेक्टली यूजर्स ने बताई हैं कि हमने बिल कैलकुलेट करना है, हमने लाइब्रेरी की किताब जो है बोरोइंग के लिए दे देनी है, या हमने अपने यूजर्स को जो है वो ऑथेंटिकेट करना है, उनको ऑथराइज करना है बिफोर ही और शी गेट्स इनटू द सिस्टम. ठीक है, तो ये जितनी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूजर हमें डायरेक्टली पुट कर रहा है, वो हमारी यूजर रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं. इनके साथ कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये वेग भी हो सकती हैं. ठीक है, इनकम्प्लीट भी हो सकती हैं, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं. यूजर्स की रिक्वायरमेंट है यूजुअली अंग्रेजी में, मतलब आपकी जो भी नेचुरल लैंग्वेज है उसके अंदर ये तहरीर की जाती है, डॉक्यूमेंट की जाती है. ठीक है, और प्रॉब्लम इनके साथ क्या हो सकती है कि ये इनकम्प्लीट हो सकती है, इनकंसिस्टेंट हो सकती है, मतलब आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, या फिर हमने यूजर जो है बता नहीं पाया, सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दे नहीं सका. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स इनके साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी हमारे पास थी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हमारे सिस्टम की टर्म्स में या हमारे कंप्यूटर की टर्म्स में अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर या चेक कर रहे होते हैं. ठीक है, कि अगर एक जनरल बात है कि बुक बोरोइंग की एबिलिटी होनी चाहिए, तो उस बुक बोरोइंग की एबिलिटी या उसकी फंक्शनैलिटी या उस फीचर को अचीव करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की कितनी रिक्वायरमेंट्स और निकल आती हैं. ठीक है, कंप्यूटर ने ये काम करना है कि उसने लिमिट चेक करनी है कि इस पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट पे लिमिट एक्सीड तो नहीं होगी, 5 से ज्यादा तो नहीं हो गई. उसने ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर यूजर का डेब्ट तो ज्यादा नहीं है. अगर उसका डेब्ट $5 से ज्यादा है तो भी नहीं हम उसको इश्यू कर सकते. ठीक है, तो एक रिक्वायरमेंट के केस में हमारे पास सिस्टम की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जनरेट हो सकती हैं. ठीक है, तो अब इस तरह से आइडिया नहीं है कि हमारे यूजर रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए या डिटेल्स देने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि हम अपनी जो रियल वर्ल्ड की कॉन्सेप्ट था
कि बुक बोरोइंग वाला, उसको हमने सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेट किया है। तो उसको एक मशीन के साथ कंप्लीट करने के लिए, जो एक ह्यूमन प्रोसेस है, उसको मशीन के साथ कंप्लीट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स निकल आएंगे, और वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, फिर इनको हम डिफरेंट मेथड्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमनली जो है ये भी हमारे पास इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स नेचुरल लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन हम इनके लिए थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड मेथड्स भी लगा सकते हैं। हम ग्राफिकल नोटेशंस भी इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर इंग्लिश स्टेटमेंट्स एंड सम टेक्निकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी मेजर कैटेगरी थी, ये हमने सिस्टम में यूजर रिक्वायरमेंट्स देख लिया, फिर हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी। एक और हमारे पास क्या कैटेगरी रह गई, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे कंस्ट्रेंट्स ऑन दी सर्विसेज हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। ये वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे सिस्टम का जरूरी है कि वो इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करे in order for us to have a useful system। ठीक है, सिस्टम तो वैसे भी बन जाएगा। एक कैलकुलेटर आपने बना दिया है जो आपको 4 into 4 करके दे देता है, 4 multiplied by 4 करके आपको दे देता है, देगा 2-2.5 घंटों के बाद। ठीक है, तो दैट इज अ पॉइंटलेस थिंग कि अगर 4 into 4 जो है वो ये तो कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर लेते हैं, एक सेकेंड भी नहीं लगता, हाफ अ सेकेंड लगता है कि 4 into 4 16। ठीक है, तो ये 16 वाली कैलकुलेशन तो आप मेंटली भी इतनी क्विक कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर वाला बेनिफिट हमने इसके अंदर डालना था कि अच्छा एक्यूरेट भी आ जाए, हो सकता है दिमाग में मैंने 15 सोचा हो लेकिन असल में 16 है, तो एक्यूरेसी भी आ जाए सॉफ्टवेयर से और परफॉर्मेंस भी आ जाए, तो वो अचीव नहीं हुई। 2.5 घंटे बाद अगर मुझे ये बताएगा कि 16 है, तो इतनी देर में तो मतलब आपका जो काम आप कर रहे थे वो सारा काम तो जाया हो गया, वो तो रह गया सबका सब। तो non-functional requirements are sometimes even more important than your functional requirements. A system may be fulfilling all of the functional requirements and yet be unusable. ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सिस्टम अपनी सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हो और फिर भी उसका कोई फायदा ना हो, क्योंकि वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है उसके ऊपर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्यों कोई भी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, बैंक का डाटा हमने एक जगह स्टोर करा लिया और उस बैंक के डाटा को जो है वो ऑनलाइन हमने एबिलिटी दे दी कि आप सारे अपना अकाउंट जो है वो घर बैठे चेक कर सके। इसकी सिक्योरिटी है ही नहीं। कोई यूज करेगा ऐसा सिस्टम के जिसमें आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हो और आप जैसे ही उसको एक्सेस करें तो आपके अलावा जो है वो 4 और जो है एनोनिमस यूजर्स, 4 हैकर्स जो है वो भी इस्तेमाल कर ले। फिर ऐसे सिस्टम का क्या फायदा? अब सिस्टम ने फीचर तो, अब फंक्शनैलिटी तो पूरी कर दी कि ऑनलाइन कर दिया उसने, और वो यूजर्स को भी ये एबिलिटी दे रहा है कि वो घर से बैठे अपना अकाउंट की बैलेंस चेक कर सकते हैं। क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो इसका सिस्टम का जो है यूजफुलनेस खत्म हो गई। ठीक, तो ये हमने पिछले उसमें देखा कि टाइप्स क्या क्या है, इसकी ज़रूरी क्यों है। फिर हमने थोड़ा प्रोसेस का देखा था कि अच्छा प्रोसेस के हिसाब से कौन सी स्टेजेस से गुजर के हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो पूरा हो गया। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि फिजिबिलिटी स्टडी हम करते हैं, और फिजिबिलिटी स्टडी का मकसद ये है कि हम ये जज कर सकें कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने चाह रहे हैं ये बनाना चाहिए, इसको बनाने के कोई हमें फ़ायदे होंगे, इसको बनाने के कोई हमें नुकसान होंगे, हमारे मौजूदा रिसोर्सेज के हिसाब से ये जो है बन भी सकता है या नहीं बन सकता, ये किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे तो डिपेंडेंट नहीं है। हमारे मौजूदा रिसोर्सेज के हिसाब से अगर हम ये बना लें, मतलब 6 महीने या 1 साल लगा के मैं बना लूँ, तो उसके बाद जो है इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो इस तरह के सारे सवाल जो है हम वो वी लुक इनटू ऑल ऑफ दोस, और हम अपनी फिर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, एंड देन वी गेट टू द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन फेज। जब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यस दिस सॉफ्टवेयर शुड बी मेड, ये सॉफ्टवेयर बना लें, सॉफ्टवेयर को बनाने का फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर आप आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की एलिसिटेशन के ऊपर। फिर आप ये चीज़ देखते हैं कि चलो अब इसके लिए जो है हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करें। अब हम ये करें कि सिस्टम की एग्जैक्टली इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो वाली चीज़ें जो हैं वो हम लिखना शुरू करें।
एक बार आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लें तो रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ जो है वो एनालिसिस वाला काम शुरू हो जाता है। हम देखना शुरू कर देते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं अराइज हो रहे, कोई और इस तरह के मसाइल तो नहीं है कि कोई इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है या कोई इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट्स जो है ये सारी हमारे ओवरऑल फीचर्स को, ओवरऑल फंक्शनैलिटीज को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे से पैरेलल में चल रही हैं, एक दूसरे के अपोजिंग नहीं चल रही। तो वो एनालिसिस हमने किया, कुछ थोड़े से एनालिसिस उसके मॉडल्स बना लिए और फिर हम नेक्स्ट इस पे आ गए कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर लिया। डॉक्यूमेंट किया, एक रफ स्केच हमने उनका बना लिया, फिर उसके बाद हमने उनको वैलिडेट किया। ठीक है, वंस वैलिडेट किया, वैलिडेशन के बाद हमने उसको फाइनलाइज किया और फाइनलाइज करके हमारे पास एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आ गया। और वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अब कॉन्ट्रैक्ट है आपके कस्टमर्स के बीच में और आपके जो है, हाँ जी, आपकी डेवलपमेंट टीम के बीच में। ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट इज नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू, योर टीम एंड योर कस्टमर्स और योर यूजर्स। ये वो अहम बातें हैं जो रिवाइज करना जरूरी थी रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव से। और अब हम इससे आगे चलते हैं कि इसकी बेसिस के ऊपर हम और फर्दर काम क्या कर सकते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है कि हम एनालिसिस फेज में देखेंगे कि एनालिसिस फेज के अंदर डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, तो अब जो है हमारे डिजाइन का मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है और इसमें हमने क्या किया है कि हम ये भी देखेंगे कि एनालिसिस फेज के अंदर जो डिजाइन के मॉडल्स बनते हैं वो कौन से हैं, और फिर जो फर्दर एनालिसिस के बाद डिटेल डिजाइन की फेज आती है उसके अंदर जो मॉडल्स बनते हैं वो कौन से हैं। एंड रिमेंबर, ये सारी जो हम मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, ये सारा जो है हम जो जिस फिलॉसफी पे चल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी पे। ठीक है, तो जितने भी आपको हम इसके अंदर मॉडल्स बनाएंगे और जो बाकी चीजें बनाएंगे वो प्राइमरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हैं। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि अच्छा ये कौन सा ऐसा मॉडल है जो खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए नहीं है, रादर इसका स्कोप ज्यादा ब्रॉड है, रादर ये और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए क्रिएट हो सकता है सक्सेसफुली। इसमें आज हम फंक्शनल मॉडलिंग करेंगे। फंक्शनल मॉडलिंग क्या है कि जो फंक्शंस, ये जो फीचर्स हैं उनको किस तरह से हमने मॉडल करना है, और इसमें यूज केसेस देखेंगे। ठीक है, यूज केसेस में अगेन अब डायग्राम्स भी आ जाती हैं और यूज केसेस की डिस्क्रिप्शंस भी आ जाती हैं। ये दो चीजों के ऊपर बनता है। खाली एक यूज केस जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, द यूज केस डायग्राम्स एंड द यूज केस डिस्क्रिप्शंस। सिस्टम मॉडलिंग क्या है? is the process of developing abstract models of a system. ठीक है, system modeling is the process of developing abstract models of a system with each model presenting a different view or perspective of that system. Remember, हमने आर्किटेक्चर के साथ 4+1 व्यू किया था और हमने कहा था कि आर्किटेक्चर एक जनरल पिक्चर देता है और उसी जनरल पिक्चर को फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम मल्टीपल व्यूज क्रिएट करते हैं, और ये मल्टीपल व्यूज जो हैं हमारे डिसाइड करते हैं कि कौन से पे हमारे पास कौन सी डिटेल अवेलेबल होगी। तो अभी भी यही बात हम इस सिस्टम मॉडलिंग के सारे डेफिनेशन के साथ भी हम यही बात कर रहे हैं कि सिस्टम मॉडलिंग वो प्रोसेस है। ठीक है, एक पूरी फेज है, एक पूरा तरीका है, वो प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स, जो मॉडल्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है। किसके? सिस्टम के। विद ईच मॉडल प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट व्यू, जहां हर मॉडल एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिटेल दे रहा है और पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करें उसी इंफॉर्मेशन से जो हम पहले ले रहे थे। हम कह रहे थे कि सिनेरियो व्यू है जिसके अंदर हम यूज केसेस बना सकते हैं, हमारे पास कोई बिहेवियरल व्यू है जिसमें हम सीक्वेंस डायग्राम्स बना सकते हैं, लॉजिकल व्यू है जिसमें क्लास डायग्राम्स और डोमेन मॉडल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, और फिर हमारे पास जो है डिप्लॉयमेंट व्यू हैं, फिजिकल व्यूज हैं जिसमें और हम इंफॉर्मेशन जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं व्यूज या उन्हीं पर्सपेक्टिव्स की बात हो रही है और उन्हीं की डिटेल्स हम बता रहे हैं कि हम सिस्टम मॉडलिंग में डिफरेंट उनके हिसाब से ये किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिस्टम मॉडलिंग हैज जनरली कम टू मीन रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम यूजिंग सम काइंड ऑफ ग्राफिकल नोटेशन। ठीक है, अब वैसे तो सिस्टम मॉडलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, इवन मैथमेटिकल नोटेशंस भी हैं। हमने शुरू में देखा था कि फॉर्मल मेथड्स भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के एक तरीके हैं और फॉर्मल मेथड्स तो है ही मैथमेटिकल नोटेशंस। लेकिन आम जो वो होता है ना, जमाने ज़्यादा आम, वो जो हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया है कि जब भी हम सिस्टम मॉडलिंग की बात करते हैं तो हम ग्राफिकल नोटेशंस की बात करते हैं। ग्राफिकल नोटेशंस जो हैं हम उनकी बात करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू हमारे सिस्टम को।
which is now almost always based on notations in the unified modeling language. जो अब अगेन क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने ये देखा था कि यूएमएल बनाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, तो जब हम जनरल सिस्टम मॉडलिंग की टर्म की बात करते हैं तो हम ऐसे ही है कि जैसे हम कह रहे हो कि हम यूएमएल के अंदर अपने सिस्टम के कोई ना कोई मॉडल्स बना रहे हो, लेकिन ये बात ऑल ऑफ यू एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिमेंबर दिस, सिस्टम मॉडलिंग एक्चुअली खाली यूएमएल मॉडलिंग की बात नहीं होती। सिस्टम मॉडलिंग की टर्म इससे बड़ी है। सिस्टम मॉडलिंग का मीनिंग है कि अपने सिस्टम को जिस मर्जी रिप्रेजेंटेशन से, जिस मर्जी तरीके से, जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि हम इसके ग्राफिकल मॉडल्स बनाते हैं, और ग्राफिकल मॉडल्स में फिर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड जो है वो डिफैक्टो जो है वो हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज या यूएमएल नोटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, models are used during the requirements engineering process to help derive the requirements of the system. अब ये मॉडल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इवन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। किस लिए? टू हेल्प डिराइव द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट भी हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स के साथ और भी बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो अब क्लैरिटी लेकर आनी है, ये बात डिसाइड करना है कि अच्छा खाली ये 6 फीचर्स ही हैं, दैट इज इट। ऐसा तो नहीं है कि हमारा यूजर कोई बात बताने भूल गया है। मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटी सी डायग्राम बना लेती हूँ, एक मॉडल क्रिएट कर लेती हूँ और वो उसको जाके दिखा देती हूँ कि दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, आर यू श्योर दैट्स इट। ठीक है, फिर कोई प्लस माइनस होगा तो वो डायग्राम देख के उसको पता चल जाएगा। ठीक, फिर उसने मुझे कहा कि कंपनी की जो हमारी स्कीम है, जो हमारी थीम है, हम ब्लू और रेड कलर्स के साथ जो है हम चल रहे हैं, हमारा आइकॉन इसी तरह का है, तो आप सॉफ्टवेयर में भी यही कलर्स इस्तेमाल कर लें। ठीक, तो अगेन फिर मैंने जो है वो प्रोटोटाइप इंटरफेस डिजाइन के 2-4 प्रोटोटाइप बना लिए और प्रोटोटाइप्स बनाकर उसको दिखा दी कि अच्छा ये वाले कलर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये वो मॉडल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं रिक्वायरमेंट्स डिराइव करने के, रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करने के। ठीक है, अब इन्हीं में से अगर इन 2 जो अभी आपको एग्जांपल्स दी, इनमें कोई भी मसला होता है तो नई रिक्वायरमेंट्स आपके पास निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगेन जो हमारे पास यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी बोरो और बुक वाली, उसमें जो हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई थी, एज सून एज बोरो और बुक के लिए आपने एक सपोज यूज केस डायग्राम ही बना ली और आपने उसका प्रोसेस लिखा, तो आपको अंदाजा हुआ कि इसके लिए और फर्दर रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट वन स्टेप, ये एक स्टेप वाला प्रोसेस नहीं है, इसके लिए और भी काम करने पड़ेंगे, इसके लिए और भी डिटेल्स करनी पड़ेंगी। हो सकता है उन डिटेल्स में से कोई पूरी रिक्वायरमेंट्स भी हो जो हमें इम्प्लीमेंट करनी। ठीक है, देन during the design process to describe the system to engineers implementing the system. डिजाइन प्रोसेस में मॉडल्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट में इसलिए होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स डिराइव कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें, फर्दर रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो करें, कस्टमर को भी बता दें भाई दिस इज व्हाट इट इज शेपिंग अप टू बी, ये वो हमारी समझ में आया है कि जो आप कह रहे हैं। ठीक है, तो लुक एट इट, मेक श्योर कि अच्छा यही आप हमसे बनवाना चाह रहे हैं। डिजाइन फेज के अंदर या डिजाइन प्रोसेस के अंदर सिस्टम मॉडलिंग का क्या काम है कि सिस्टम को डिस्क्राइब करे टू इंजीनियर्स इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम। जो हमारे इंजीनियर्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स सिस्टम को बना रहे हैं, उनको हम अपना प्रोसेस जो है, उनको हम अपना सिस्टम डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, याद रखें, अब अगेन आपको ये बात पहले भी बताई और फिर बता रही हूँ बिकॉज इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि एक बार जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस से बाहर निकल आए ना, आपने एक डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया ना, अब आप कस्टमर्स के पास डिजाइनर्स को लेके नहीं जाएंगे कि तुम इससे पूछ लो कि इसने क्या बनवाना था और उसकी बेसिस पर डिजाइन करता हूँ। हम अपने डिजाइनर्स को क्या देते हैं, ये हमने कस्टमर से लिया है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसको देखो और इसको देख के मुझे बताओ कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह का बनेगा, इसको देख के बताओ कि हमने अब डिजाइन में क्या बनाना। ठीक है, तो डिजाइन प्रोसेस में अगेन फिर हमने फर्दर डायग्राम्स बनाए, फर्दर मॉडल्स क्रिएट किए। क्यों ये मॉडल्स क्रिएट किए? क्योंकि हमने जो इंजीनियर्स जो एक्चुअल कोड कर रहे हैं उनको समझाना है कि क्या बनाना है। मेरे पास तो रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन आगे जो डेवलपर मेरा बैठा हुआ है उसको तो मैंने रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया, उसको तो मैंने कहा ये लो डिजाइन, और इस डिजाइन की बेसिस पे अब बनाओ सिस्टम। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है दैट इज द मॉडलिंग।
ठीक है, डेवलपर को हमने रिक्वायरमेंट्स भी नहीं दी, हमने उसको कहा कि मैंने डिजाइन बना दिए, मैंने इसकी डायग्राम्स बना दिए, आपको डायग्राम्स पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी, आप उसकी बेसिस पे जो है मुझे एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने इन डायग्राम्स के थ्रू उसी सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट कर दिया है और उसी रिप्रेजेंटेशन को अब आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें। और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद किस काम आते हैं ये मॉडल्स? टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। ठीक है, जो हमारी डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स हैं या फिजिकल डायग्राम्स हैं वो हम बाद में भी क्रिएट करते हैं, और तब क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम उसका स्ट्रक्चर या ऑपरेशन बता सकें। हमने अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारे पास मल्टीपल फिजिकल मशीन्स पे मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम उसको ये बताने चाह रहे हैं कि ये कैसे होगा, इस वाले इसके ऊपर कौन सा सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा, इसके ऊपर कौन सा पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होगा, और ये किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे, किस तरह से इंटरैक्ट करके फाइनली जो है हमारे पास एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, पैकेज डायग्राम्स का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था, अगर याद हो तो हम फर्दर भी इसको देख लेंगे। उसमें हमने ये किया था कि हमने पैकेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किधर प्लेस हो रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन यूजुअली हम तब फाइनलाइज कर लेते हैं जब हम सिस्टम बना लेते हैं। ठीक, तो इसलिए याद रखें इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी सर्टन सेट ऑफ मॉडल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो हो गया सो हो गया, तब भी बनाए जा सकते हैं। और तब जो बनाए जाते हैं उनका मकसद ये होता है कि सिस्टम की वर्किंग या उनकी ऑपरेशंस, उनके स्ट्रक्चर्स वो हमें डिफाइन करते हैं। एनालिसिस मॉडल्स, ठीक, पहले ही हमारे पास एनालिसिस मॉडल होते हैं। मॉडलिंग वाला जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट एनालिसिस से होता है, डिजाइन में जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में जाता है। तो हम भी अपनी जो है डिस्कशन शुरू करते हैं एनालिसिस मॉडल्स के साथ। Analysis model क्या है? Early stage in specification of a system, we need to decide on the system boundaries. हमने requirements ले ली और उसके बाद मकसद ये है कि ये डिसाइड करें कि सिस्टम की बाउंड्री किधर एग्जिस्ट कर रही है, कौन से काम सिस्टम के लिए करना कंपलसरी है और कौन से काम इसके स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो वहाँ हम सिस्टम की एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं, वहाँ हम सिस्टम का एक स्कोप की वो डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट लाइज इनसाइड, व्हाट लाइज आउटसाइड। दिस इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द सिस्टम स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और ये कैसे हम डिसाइड करेंगे अंदर क्या है, बाहर क्या चीज आती है, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करके, टू डिसाइड व्हाट फंक्शनैलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम एंड व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम्स एनवायरनमेंट। ठीक है, कि फंक्शनैलिटी कौन कौन सी जो सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है और सिस्टम की एनवायरनमेंट से कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स या कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। And then we need to decide that automated support for some business processes should be implemented, but others should be manual processes or supported by different systems. फिर हमें ये भी फैसला करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें ऑटोमेटेड हो सकती हैं। ठीक है, हम सारी ये डिस्कशन इस बात पे हो रही है, सारा ये काम इसलिए हो रहा है कि हम अपने कंप्यूटर्स को हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। कंप्यूटर एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है और उससे हम अपने रोजमर्रा के मसाइल हल करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हम कंप्यूटर्स को और सॉफ्टवेयर्स को इसलिए बना रहे हैं, कंप्यूटर्स को इसलिए सोफिस्टिकेट करते जा रहे हैं कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल इनके साथ हल कर सकें। ठीक है, वी नीड दिस कंप्यूटर्स टू ईज द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ। कभी कभी ये सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे मार्स पे मिशन कैसे भेजना है, और कभी ये सिर्फ इतने ही हो सकते हैं कि मेरे फ्रेंड की बर्थडे आ रही है तो वो मुझे कैसे याद करानी। ठीक है, लेकिन मकसद यही है। तो अब जो है कुछ इस तरह की चीजें होंगी उन्हीं बिजनेस प्रोसेसेस में कि जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर के साथ बना सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो मैनुअली ही करनी है। ठीक है, जैसे अगर एक प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करनी है, अगर ये करना है कि आपने उसके डब्बे को उलट पलट के देखना है कि रंग ठीक आ गए हैं, या उसका जो एक मेडिसिन का एक छोटा सा वो डब्बी कंसिडर कर लें कि हम उस पर देख रहे हैं कि अच्छा मेडिसिन की डब्बी का कलर सारा वो सही आ गया है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, हम जो यूजर्स को पहले जैसे दे रही थी वैसे ही आ गए, हमारी ऑटोमेटेड मशीन ने प्रिंट किए हैं।
ढक्कन लगा हुआ है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो अब इसमें कुछ एक ह्यूमन एलिमेंट लाजमी होगा। हर चीज जो है वो हम मशीन से नहीं कराएंगे, कुछ ऐसा एस्पेक्ट होगा कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स करेंगे और कुछ ऐसा एस्पेक्ट होगा कि जो हमारी मशीन्स करेंगी। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करना है व्हाट पार्ट कैन बी ऑटोमेटेड। ठीक है, वी नीड टू डिसाइड दैट ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर सम बिजनेस प्रोसेसेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड, do provide the surface solutions of some of your problems, but other solutions should be manual processes or supported by different systems. और लेकिन बाकी कुछ इस तरह के भी प्रोसेसेस हैं कि जो या तो मैनुअल रखें या उनके लिए कोई और सिस्टम बनाएं, इस सिस्टम के अंदर मत डालें, इस सिस्टम के स्कोप को जो है वो इतना एक्सपैंड ना करें, तो ये काम करो और ये काम ऐसे करो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास बात है वो क्या है, सिस्टम की इंटरैक्शंस मॉडल करना। ये जितने सारे काम थे ना, रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करना, सिस्टम की बाउंड्रीज को देखना, ये देखना कि क्या हमने अंदर डालना है क्या बाहर डालना है, ये हमारे एनालिसिस मॉडलिंग का पार्ट था। ठीक है, इसकी वजह से एनालिसिस की फेज पे हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं या हम कोई नोटेशंस क्रिएट करते हैं, ग्राफिकल नोटेशंस बनाते हैं कि जिससे हमें ये क्लैरिटी आ जाए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है, कैसे बनानी कैसे नहीं बनानी। फिर सिस्टम जो दूसरी अब इधर बात आ जाती है, इंपॉर्टेंट बात, वो है मॉडलिंग सिस्टम इंटरैक्शंस। ठीक है, हमने ये भी देखना है कि इंटरैक्शंस किस तरह की होंगी। ऑल सिस्टम्स इन्वॉल्व इंटरैक्शंस ऑफ सम काइंड। हर सिस्टम ने इंटरैक्ट करना है, दो क्लासेस मिलके काम करेंगी तो कोई फंक्शनैलिटी अचीव होगी, दो कंपोनेंट्स, चार कंपोनेंट्स मिलेंगे तो फिर हम एक कोई लार्जर फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे होंगे या बिजनेस गोल अचीव कर रहे होते हैं। तो ये इंटरैक्शन इस फॉर्म में भी हो सकती है कि यूजर इंटरैक्शन हो जाए। ठीक है, और यूजर इंटरैक्शन की बात होगी तो हम हो सकता है यूजर से कोई फॉर्म फिल करा रहे हैं, यूजर की इनपुट्स हो सकती हैं, यूजर्स की आउटपुट्स हो सकती हैं, इंटरैक्शन बिटवीन द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, दो सिस्टम के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच के अंदर की कोई इंटरैक्शन हो सकती है। तो ये बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। मॉडलिंग यूजर इंटरैक्शन इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब ये इंटरैक्शन क्यों मॉडल करना जरूरी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं। ठीक है, बुक बोरो करनी थी तो बुक बोरो करने के लिए हर बंदा नहीं आपको बुक बोरो करके दे सकता। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी मेंबरशिप वैलिड है, मेंबरशिप वैलिड है तो ऐसे होगा। ऑथेंटिकेशन भी शायद करनी पड़े, कोई उसका चीज डालनी पड़ेगी। पहले तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं लाइब्रेरियन ही हूँ, तो मेरी ऑथेंटिकेशन होगी, फिर हम मेंबरशिप उसकी चेक करेंगे, फिर कोई और काम होगा। तो अब बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे काम लिंक्ड हैं। ठीक है, ये करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो, फिर चल सारा मिला के जो एक बड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो इंटरैक्शंस जब हम मॉडल करते हैं, जब ये बता देते हैं कि कौन सी क्लास कौन सी दूसरी क्लास के साथ बात कर रही है, कौन सा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो इससे जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास अचीव हो रहा है, जो फायदा हमें हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम फीचर्स देख सकते हैं कि ऐसे ही हैं या नहीं है। कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो यूजर्स ने शायद डायरेक्टली स्टेट की हो, शायद ना स्टेट की हो, जो डोमेन की वजह से हमें पता चल रही है, किसी और चीज की वजह से हमें पता चल रही है, वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर मॉडलिंग सिस्टम इंटरैक्शंस वी कैन यूज केस मॉडलिंग। और यूज केस मॉडलिंग क्या है? सबसे कॉमनली यूज्ड मॉडल use notation है to model interactions between a system and external actors। ठीक है, interactions के लिए सबसे commonly जो हम इस्तेमाल करते हैं use case करते हैं, और use case क्या है system के बीच में और external actors के बीच में interactions हमें define कर देता है। अच्छा, अब use case modeling क्या है? हमने देख लिया कि analysis modeling क्या है, हमने देख लिया कि इंटरैक्शंस मॉडल करनी क्यों जरूरी है, और अब हम इस पे आगे कि यूज केस मॉडलिंग क्या है। ठीक है, इंटरैक्शंस जो हैं वो हम यूज केसेस के थ्रू मॉडल करते हैं। और लेट्स सी कि यूज केस मॉडलिंग क्या है। यूज केसेस क्या है? इज अ सेट ऑफ सिनेरियोज दैट डिस्क्राइब एन इंटरैक्शन बिटवीन अ यूजर एंड अ सिस्टम। तो खाली यूज केस की डेफिनेशन देनी है तो कैसे दे सकते हैं? इज अ सेट ऑफ सिनेरियोज। किन किन तरीकों से इंटरैक्शन हो सकती है बिटवीन a user and a system? What are the ways, methods, scenarios by which a user and a system
interact, ठीक, हमारे सॉफ्टवेयर की टर्म्स में कैसे कैसे ये इंटरैक्शंस अकर हो सकती हैं। यूज केस मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इनिशिएटेड बाय द यूजर फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। यूज केस मॉडल जो है रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को। अब वही जो सिनेरियो वाली बात हम कर रहे थे ना, ये भी यही है कि पहले इस तरह से होगा, आप एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन के अंदर अपना एटीएम कार्ड डालेंगे, वो कार्ड को रीड कर लेगा, कार्ड को रीड करेगा, रीडिंग के बाद जो डाटा आएगा, डाटा को वेरीफाई करेगा, हाँ जी सही है, वेरीफाई कर दिया, फिर आपको ऑप्शंस देगा कि अच्छा ठीक है कार्ड आपका ही है, पिन नंबर जो आपने इसके साथ डाला है आपका ही है। अब मुझे बताएं कि आपने कैश विड्रॉ कराना है या पैसे ट्रांसफर कराने हैं, या अब आप इन सारे ऑप्शंस में से बताएं कि आपने क्या करना है, ठीक है। फिर आपने सपोज सेलेक्ट कर लिया कि हमने कैश विड्रॉ कराना है। अब ये सारे स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। मेन्यू आया मेरे पास, उसमें से मैंने सिलेक्शन कर ली कि कैश विड्रॉ करना है। कैश विड्रॉ के बाद अगेन फिर यूजर ने ये काम किया कि उसने पूछा कि अच्छा कैश विड्रॉ करना है तो कितना कैश है तुम्हारे, कितने पैसे आपको चाहिए, ठीक। अगेन फिर देन इट वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स और सम इनपुट फ्रॉम द यूजर. When that input was provided, again the system did some action. Either it validated कि yes this is so, इसको इतने पैसे मिल सकते हैं, उसने बैंक के साथ जो है कम्युनिकेशन की और बैंक से कम्युनिकेशन करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि इसको इतने पैसे निकाल के दे सकते हैं, या रिजल्ट ये निकला कि नहीं इसके पास इतने पैसे नहीं है जितने पैसे ये अभी रिक्वायर कर रहा है, डिनाई द सर्विस, ठीक। सो अब सीक्वेंस ऑफ जो एक स्टेप्स है जिसके थ्रू आप कोई फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे हैं, कोई फीचर आप उसका एक्सेस कर रहे हैं, या कोई सिस्टम के साथ इंटरैक्शन कंप्लीट हो रही है, दैट सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी मॉडल्ड यूजिंग अ यूज केस इनिशिएटेड बाय द यूजर। अब इसको स्टार्ट यूजर करता है, बाहर से कर रहा है, यूजर कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। in the process the transaction uses internal objects to take the transaction to completion, और यही ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए, यही बात पूरी करने के लिए जो है हमारा सिस्टम अंदर के ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करता है अपने फीचर कंप्लीशन के लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी कि हमने यूजर को ये बताना था कि कैश विड्रॉ हो सकता है, और उसकी कंप्लीशन के लिए हमने क्या किया है कि अपने इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया है, कोई हमने क्लासेस इस्तेमाल किए हैं, और वो क्लासेस इस्तेमाल करके जो है वो हमारा फीचर जो है या फंक्शनैलिटी जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो यूज केसेस डिफाइन एंड डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द सिस्टम इन लॉजिकल ऑर्डर टर्म्ड एज द सिस्टम बिहेवियर, ठीक है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंसेस हमें बता देते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या क्या काम होता है, एंड दिस कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस मतलब यही जो हमने प्रोसीजर सा डिफाइन कर लिया, एक सीक्वेंस बना लिया है कि क्या क्या होना है और कैसे होना है, इसको हम सिस्टम बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। कैसे सिस्टम बिहेव कर रहा है, क्या आप उससे इनपुट रिसीव करता है और क्या आपको आउटपुट जो है वो इन रिस्पॉन्स देता है, क्या वो उसके पीछे प्रोसेसिंग वगैरह हो रही होती है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द फ्लोज ऑफ इवेंट्स दैट यूजर ट्रिगर्स। अब ये फ्लो ऑफ इवेंट, ये वाली जो सारी चीज आ रही, जैसे मैंने बताया कि एटीएम में ये डाला, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, तो ये सब यूजर ट्रिगर करता है, यूजर स्टार्ट करता है, यूजर के प्रोसेसेस हैं, यूजर बिगिंस द स्टोरी। द यूजर और एक्टर इज एनीथिंग दैट इनिशिएट्स और ट्रिगर्स द एक्शन इन द सिस्टम। यूजर और एक्टर जो है, अब जरूरी नहीं है कि ये हम ह्यूमन यूजर की बात करें, हम किसी इंसान की बात कर रहे हो, ये कोई भी इस तरह की एंटिटी हो सकती है जो बाहर से हमारे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रही है, सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाहर से है, और ये सिस्टम में कोई प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है। स्कोप ऑफ यूज केसेस में हमारे पास जो है इनका स्कोप क्या है, ये इन द लॉन्ग रन किधर किधर इस्तेमाल होते हैं। कैप्चर या इसकी कैप्चरिंग, इसकी स्टार्टिंग, ये हमारे पास एनालिसिस फेज के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दैट इज वेयर वी मेक द यूज केसेस। वंस वी डन दैट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में इन यूज केसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जो फंक्शनैलिटीज या जो फीचर्स हम बना रहे हैं वो एक्चुअली यही वाले यूज केसेस हैं जो हमने उधर क्रिएट करना है। और फिर जब टेस्टिंग वाली स्टेज पे पहुंचते हैं तो ये यूज केसेस एक्चुअली वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिफिकेशन में यही है ना कि हमने ये डिसाइड करना था कि जो रिक्वायरमेंट्स ली थी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हमने आगे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया। ऐसे तो नहीं है कि बनाना पेरोल था और हमने बना दी, जो दिया है वो एक क्रिकेट की एप्लीकेशन दी है,
तो वेरिफिकेशन इन्वॉल्व्स कि जो रिक्वायरमेंट्स ली थी उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हमने अपना सिस्टम क्रिएट किया या नहीं क्रिएट किया। अगेन उसमें यूज केसेस आते हैं, क्योंकि यूज केसेस डिफाइन कर रहे थे कि हमारे सिस्टम को, हमारे यूजर को कौन कौन सी चीजें जो है सिस्टम से चाहिए थी। एक यूजर आपका जो है कस्टमर स्टेक होल्डर एक्सप्रेसेस द यूज केस, ये बताता है कि मुझे सिस्टम से क्या काम करना है, मुझे सिस्टम में लॉग इन करना है, मुझे सिस्टम में बुक बोरो करनी है, मुझे सिस्टम में सर्च करना है, ठीक है, मुझे सिस्टम में जो है लॉग आउट करना है। तो ये एक्सप्रेस करता है यूज केसेस को, ये बताता है यूज केसेस क्या है। एनालिस्ट का काम क्या है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन, क्या मीनिंग है। लॉग इन करना है तो लॉग इन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसने बैंक से पैसे निकालने हैं तो पैसे निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगा। ये डिसाइड करता है कि अच्छा ये फंक्शनैलिटी या फीचर है तो इसके अगेंस्ट यूज केस क्या है, कैसे नहीं है। एक आर्किटेक्ट क्या है, डिजाइन करता है यूज केसेस को, वो इन्हीं के अगेंस्ट जो है हमारे डिजाइन्स क्रिएट करता है, मॉडल्स क्रिएट करता है, ठीक है। प्रोग्रामर इनको इम्प्लीमेंट करता है, प्रोग्राम इन्हीं के अगेंस्ट कोड क्रिएट करता है। अगर लॉगिन है तो लॉगिन का कोड जो है वो क्रिएट करना हमारे प्रोग्रामर का काम है, ठीक है। अगर बुक बोरोइंग है तो उसको इम्प्लीमेंट करना प्रोग्रामर का काम है। अगर लोन लेना है उसको इम्प्लीमेंट करना प्रोग्रामर का काम है। और टेस्टर जो है इन यूज केसेस की बेस पे सिस्टम की वेरिफिकेशन करता है। वो ये डिसाइड करता है कि अच्छा ये सेट ऑफ यूज केसेस थे अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, तो इनकी बेसिस के ऊपर अब जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, जो इसने मुझे बना के दिया है, वो क्या वही है जो इनिशियली हमारे यूजर ने रिक्वेस्ट किया था। और ये सारा मतलब यूज केसेस से हो रहा है, ठीक है। यूज केसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? They are not inherently object oriented, meaning use cases exactly object oriented के लिए नहीं है। इसमें कोई object oriented वाली बात नहीं है। इवन दो के UML के साथ है, इवन दो के हमने स्टैंडर्ड्स तभी डिफाइन किए थे जब हमने इसके पहले से किए थे, लेकिन ये हर सिस्टम के लिए बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सिस्टम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना जरूरी नहीं है। यूज केसेस किसी भी सिस्टम के लिए बनाए जा सकते हैं। ये तो खाली यूजर की इंटरेक्शन को शो करते हैं। एक यूजर जो सिस्टम से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको सिस्टम में क्या नजर आता है, क्या क्या फीचर्स उसको दिखते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस वो कर सकता है। मैं एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकती हूँ, मनी को ट्रांसफर कर सकती हूँ, अकाउंट का अपना बैलेंस चेक कर सकती हूँ, कुछ उसके अंदर डिपॉजिट करा सकती हूँ, ठीक है। तो जो जो फीचर्स मैं उसके साथ कर सकती हूँ, जो काम उसके साथ कर सकती हूँ, वो मैं यूज केस की डायग्राम में डाल देती हूँ, वो मैं यूज केसेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो अब ये चाहे स्ट्रक्चर्ड से हम बनाए, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बनाए, चाहे हम किसी और मेथोडोलॉजी को फॉलो करके बनाए, यूज केसेस सबके लिए बन सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मिसकंसेप्शन क्या है कि ये क्योंकि यूएमएल के साथ दिए हुए हैं तो लोगों को लगता है कि खाली ये शायद जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, लेकिन ये याद रखना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब पे एप्लीकेबल है। क्यों सब पे एप्लीकेबल है? वही जो आपको बता रही है, एक्सटर्नल यूजर व्यू ऑफ द सिस्टम इंटेंडेड फॉर मॉडलिंग द डायलॉग बिटवीन द यूजर्स एंड द सिस्टम। ये इसकी फॉर्मल प्रॉपर डेफिनेशन है कि ये इसने सिर्फ यूजर की इंटरेक्शन सिस्टम की इंटरेक्शन के साथ डिफाइन करनी है। इसको इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करेंगे या स्ट्रक्चर्ड में करेंगे, आप डिजाइन में क्लासेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इसने सिर्फ फीचर्स की लिस्ट ली और वो फीचर्स की लिस्ट हमारे यूजर्स को हमारे स्टेक होल्डर्स को बता दी कि ये यूजर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस हैं। अब यूज केसेस जो टर्म है उसके अंदर दो बातें आती हैं, एक तो यूज केस की डायग्राम और दूसरा डिटेल्ड यूज केस डॉक्यूमेंट। यूज केस की डायग्राम क्या है? ये एक यूएमएल का आर्टिफैक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को। अब ये डायग्राम है, ग्राफिकल नोटेशन है जो सिस्टम की सारी स्पेसिफिकेशन को, सिस्टम की बाहर की फंक्शनैलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज अ वे टू कंसीव एंड इलस्ट्रेट द यूज केसेस। जो यूज केसेस थे, जो हमारी हमने कहा था कि इंटरैक्शंस को रिप्रेजेंट यूज केसेस कर रहे हैं, उनको मॉडल करने का, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका ये है, हमारे पास यूज केस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम शोज सिस्टम बाउंड्री। अब इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आ जाते हैं? सिस्टम बाउंड्री बता देगा, मेन फंक्शनैलिटीज बता देगा, क्या क्या काम करने हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज बता देगा, एक्टर्स कौन कौन से हैं विच कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम, ठीक है, कौन से एक्सटर्नल एक्टर्स हैं जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल हम रिवाइज भी करेंगे आज के लेक्चर में,
अभी देख लो कि क्या है टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। द पैसेंजर हैज अ प्रायर नॉलेज ऑफ द रिजर्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम। ठीक, सिस्टम क्या है? टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, इस्तेमाल कौन कर रहा है? पैसेंजर। ठीक है, दो बातें क्या हो गई? रिजर्वेशन करेगा, टिकटिंग सिस्टम करेगा। पैसेंजर अराइव्स एट द टिकट काउंटर। अच्छा, अब ये एक अगेन एंटिटी हो गई, इसकी कोई बात हो गई कि टिकट काउंटर एंटिटी है। ठीक है, एंड इंटरैक्ट्स विद द क्लर्क फर्स्ट थ्रू एन इंक्वायरी। पहले ये क्लर्क के साथ, अब ये अगेन हमारे पास एक बाहर की चीज हो गई जो हमारे शायद सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करे। क्लर्क के साथ कोई इंक्वायरी करेगा, वो पूछेगा, उससे कोई सवाल जवाब करेगा। पैसेंजर देन फॉलोज द प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग। अब काम शुरू है, क्या करेगा? प्रोसेस किस चीज का है? फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग की, उसने कोई फॉर्म फिल करके उसने दे दिया। टेंडरिंग, पेमेंट्स, कलेक्टिंग द टिकट्स। ठीक है, पेमेंट्स उसने दे दी उसको, फॉर्म फिल करके फॉर्म उसको दे दिया, उसके बेसिस पे जो प्रोसेस चलाना था वो चल गया और टिकट्स कलेक्ट कर लिया। पैसेंजर एक्सेप्ट्स द टिकट और लीव्स द काउंटर। या तो पैसेंजर ले लेगा टिकट, या फिर इंक्वायरी के बाद उसने ऐसे किया कि वो काउंटर छोड़ के चला गया, उसको नहीं चाहिए थी, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो उसके हेल्पफुल नहीं थी। अब इसमें याद रखो क्या क्या हमारे पास एक्सटर्नल एक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। कोई पैसेंजर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, कोई हमने प्रोसेस देख लिए कि फॉर्म फिलिंग के हो सकते हैं, टेंडरिंग का हो सकता है, पेमेंट हो सकते हैं, टिकट की कलेक्शन के हो सकता है। ये सारे हमारे सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की अभी डायग्राम हम बनाते हैं। नोटेशंस जो इसमें यूज होते हैं, एक बार हम नोटेशंस देख लें, फिर हम डायग्राम फॉर्मिंग पे आएंगे। नोटेशंस जो यूज होते हैं वो क्या क्या हैं? एक्टर यूज हो सकता है। ठीक है, एक्टर यूज होता है। अगर ह्यूमन एक्टर है तो हम स्टिक फिगर यूज कर सकते हैं, और अगर कोई सिस्टम है तो फिर हम बॉक्स नोटेशन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक्टर का नाम या एक्टर का रोल मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इस डायग्राम पर टेक्स्ट बहुत छोटा है, परेशान नहीं हो, स्लाइड्स में जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर यही डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ये यहाँ पे इसलिए डाला है कि ये बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है, वंस यू शुड हैव। फिर हमारे पास एक जनरल थोड़ी सी डेफिनेशन है। एक्टर क्या है? पर्सन और सिंटैक्स दैट डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम एंड इज एक्सटर्नल टू द सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर। हमारे पास ये सिस्टम से बाहर एग्जिस्ट करता है और सिस्टम से कोई ना कोई बेनिफिट अचीव करता है। फिर हमारे पास यूज केसेस हैं। यूज केसेस एक्चुअली फंक्शनैलिटीज हैं, दे रिप्रेजेंट अ मेजर पीस ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी। ये वो एक्चुअल काम है जो चल रहा है। फिर सिस्टम बाउंड्री है। सिस्टम बाउंड्री के अंदर जो जो कुछ है वो हमारे सिस्टम से रिलेट कर रहा है, वो हमारे सिस्टम का पार्ट है। बाहर जो जो है वो एक्सटर्नल है। तो इसी वजह से हमारे जो एक्टर्स है वो हमारे सिस्टम की बाउंड्री से बाहर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर एसोसिएशन रिलेशनशिप्स हैं, इंक्लूड रिलेशनशिप्स हैं, एक्सटेंड रिलेशनशिप्स हैं, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप्स हैं। एसोसिएशन क्या करती है? यूज केस को एक्टर के साथ कनेक्ट कर देती है कि हमारे पास एडमिन जो है वो हमारे सिस्टम पे लॉग इन हो सकता है। ये ओवल बनाना था लेकिन ये गोल मटोल बन गया, तो इसके अंदर हमने लिखना क्या था कि हमारा एक्टर जो है, एडमिन जो है, वो हमारे सिस्टम के साथ लॉग इन हो सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं? ये सिंपल एसोसिएशन होंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? इंक्लूड रिलेशनशिप के लॉगिन के अंदर अगर कोई और हमने फंक्शन कराना है तो वो भी हम इंक्लूड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर एक्सटेंड रिलेशनशिप के लॉगिन में कभी कभी एक और काम भी होता है, वो हम एक्सटेंड रिलेशनशिप में डाल देते हैं। और जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, अब जनरलाइजेशन ये उसी तरह से है कि जैसे एक जनरल सी बात है और फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे क्लासेस की बात हमने की थी कि एक जनरल क्लास है, एक व्हीकल की क्लास है, और उसमें फिर स्पेसिफिकेशंस हैं कि कार की अलग है, मोटरसाइकिल की अलग है, किसी और की अलग है। ठीक है, अब एक्टर्स की अगेन यही जो आपको पीछे नोटेशंस दिए हैं उन्हीं की एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। एक्टर क्या है? एक्टर इज अ रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स outside the system that interact directly with it as part of a coherent work unit. ठीक है, अब आपको बीच में लास्ट लेक्चर में या शायद उससे प्रीवियस लेक्चर में हम ये जिक्र कर रहे थे कि अगर सपोज मैं एक आई एम एन इंस्ट्रक्टर, तो मैं लेक्चर्स भी देती हूँ, एक वो भी मेरा काम है, और साथ ही जो है मैं सपोज अपने एम्प्लॉइज के डाटा को भी मैनेज कर रही हूँ। तो जो हमारा सिस्टम है, मैं सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काम कर रही हूँ और सिस्टम की यूजर में उसके जो है एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर रही हूँ।
तो ये जो अब मेरा फिजिकल पर्सनालिटी तो एक ही बंदे की बात हो रही है, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर भी है, उसका रोल इंस्ट्रक्टर भी है और वो एडमिन भी है, तो उसका रोल एडमिन भी है। तो ये जो एक्टर्स हम डिफाइन करते हैं ये एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स की वजह से नहीं करते कि ये बशीर साहब ऐसे इस्तेमाल करते हैं और सलमान साहब ऐसे करते हैं। रोल्स की बेसिस पे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हुएवर दे बी वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेक्चरर्स हुएवर दे बी इस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ये बात। दूसरी क्या, आउटसाइड ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का अंदर अपना कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता। हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की, अच्छा ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं की, तो ये कोई सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो बाहर से इंटरैक्ट कर रहा है, बाहर से कोई रोल इसका है। तो इसलिए दूसरी बात भी इसलिए याद रखनी जरूरी है कि ये आउटसाइड ऑफ द सिस्टम होते हैं, सिस्टम के अंदर अपने पार्ट्स जो हैं वो एक्टर्स के तौर पे नहीं बिहेव कर सकते। ऐसा हमारे लिए पॉसिबल है कि एक फंक्शनैलिटी को कोई दूसरा पार्ट ट्रिगर कर रहा हो, ठीक है, कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दो कंपोनेंट्स है और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की स्टार्टिंग को ट्रिगर कर रहा हो, लेकिन हम उसको एक्टर नहीं लेते। एक्टर उनको लेते हैं जो एक्सटर्नल टू द सिस्टम हो। वन फिजिकल ऑब्जेक्ट में प्ले सेवरल डिफरेंट रोल्स एंड मे बी मॉडल्ड बाय सेवरल एक्टर्स। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं और वो डिफरेंट एक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकते हैं। वही वाली बात कि फिजिकल ऑब्जेक्ट एक ही है, पर्सनालिटी जो है वो आपके पास एक ही बंदा है, वो कभी एडमिन से एक्ट कर रहा है, वो कभी लेक्चरर से एक्ट कर रहा है। अब जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम अगर हमारे पास है तो उसमें हमारे पास एक्टर निकल आएगा रिजर्वेशन एजेंट, ठीक है। और इसमें अब हमारे पास और क्या क्या हो सकते हैं, एयरलाइन एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट्स हो सकते हैं, रिजर्वेशन एजेंट्स हो सकते हैं, चेक इन एजेंट्स हो सकते हैं, गेट एजेंट्स हो सकते हैं। तो ठीक है, ये सारे वो बंदे हैं जो रोल्स हैं जो हम सिस्टम से वन फॉर्म और द अदर के अंदर इंटरैक्ट कर रहे हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज केस। यूज केस कैप्चर्स सम एक्टर विजिबल फंक्शन। तो यूज केस क्या है, कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक्टर जो है इसको देख सकता है, इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो कोई एक्टर विजिबल फंक्शन जो है वो यूज केस के अंदर कैप्चर हुआ होगा। जैसे एक कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकता है और ऑर्डर की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जो एक्चुअल कैंसिल ऑर्डर है वो कौन कर सकता है, सेल पर्सन कर सकता है। कस्टमर खुद नहीं अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको प्लीज कैंसिल कर दे, फुलफिल ना करें। जो एक्चुअल कैंसिल की कमांड है, जो एक्चुअल कैंसिल का कंट्रोल है, वो जिसके पास होगा सेल पर्सन के पास होगा। सेल पर्सन स्टेटस चेक कर सकता है और ऑर्डर प्लेस कर सकता है किसी के बिहाफ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे ही जैसे ऑनलाइन हो रहा हो, और ये इस तरह के आपका उनके पास जाके आप अपने बिहाफ पे एक ऑर्डर प्लेस करा लें। यूज केस अचीव सम डिस्क्रीट गोल फॉर दैट एक्टर, ठीक है। ये कोई बिजनेस लेवल गोल या मेजर फंक्शनैलिटी अचीव कर रहा होता है। मे बी रीड राइट और रीड मॉडिफाई राइट इन नेचर, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये प्लेस ऑर्डर हो रहा है तो कोई प्रोसेस हो रहा है। खाली रीडिंग वाले भी हो सकते हैं कि जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा रहे हैं, खाली राइटिंग वाले भी हो सकते हैं कि जिसके अंदर हम कोई चीज इनपुट करा रहे हैं, और ये इसकी नोटेशन। देन एसोसिएशंस जो हमने देखी थी 2-3, उसके अंदर हमारे पास पहली एसोसिएशन तो ये सिंपल एसोसिएशन थी जो हमारे सेल्स पर्सन को कनेक्ट कर रही थी, जो हमारे एक्टर को कनेक्ट कर रही थी हमारे यूज केस के साथ। फर्दर एसोसिएशंस में हमारे पास आ जाता है इंक्लूड्स का रिलेशनशिप, ठीक है। व्हेन अ यूज केस इज डिपिक्टेड एज यूजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अनदर यूज केस, देन वी यूज द इंक्लूड्स नोटेशन। क्या है कि अब मेक रिजर्वेशन करनी है हमारे ट्रैवल एजेंट ने, उसने रिजर्वेशन मेक करनी है, उसने सबसे पहले तो ये किया कि अवेलेबल फ्लाइट्स चेक की। अवेलेबल फ्लाइट्स चेक किए बगैर रिजर्वेशन नहीं हो सकती। रिजर्वेशन करनी है तो पहले तो चेक करें कि अवेलेबल फ्लाइट्स हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। रिजर्वेशन का अपना काम तो फर्क है, रिजर्वेशन का काम फ्लाइट्स ढूंढना नहीं है, लेकिन उसको चाहिए जरूर है फ्लाइट ढूंढने वाला जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो इसी तरह अरेंज टूर्स है, जो ये आप जैसे हम जाते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो ये करते हैं कि आपको होटलिंग से लेकर और बाकी जो आपकी ट्रैवलिंग और साइट सीइंग उन सब के एक आपको बना के दे देते हैं,
एक आपको प्लान बना के दे देते हैं और वो प्लान आप फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है। तो अब अगेन अगर कोई अरेंज टूर करना है कि कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं, ट्रैवल एजेंट है ना, कौन कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, कहाँ हम जा सकते हैं, क्या सारा कर सकते हैं, तो उस अरेंज टूर के लिए भी उसको पहली चीज जो चेक करनी पड़ेगी वो ये देखनी पड़ेगी कि फ्लाइट्स कौन कौन सी। जब वो फ्लाइट्स देख लेगा फिर उसका टूर पूरा हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता। तो अगेन अरेंज टूर का अपना मकसद कुछ और है, लेकिन ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर। इसका काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पहले ये नहीं हो जाता। तो जो इस तरह के रिलेशनशिप्स हैं जहां पे वन यूज केस इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर यूज केस, वो रिलेशनशिप्स हमारे पास इंक्लूड्स रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। इंक्लूड्स इज डिपिक्टेड विद अ डायरेक्टेड एरो हैविंग अ डॉटेड शाफ्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एरो, पॉइंटेड एरो आ जाता है। ठीक है, और ये ब्रोकन लाइन है, इस तरह की लाइन है, इस तरह की नहीं थी। The tip of the arrow points to the parent use case and the child use case is connected at the base of the arrow. जो इसमें कंपल्सरी है उसकी तरफ एरो हेड जाता है, और जिसने यूज करना है, जिसको चाहिए वो वाला, उसकी तरफ जो है हमारा प्लेन वाली बार आती है। Typically used when some unit of functionality is part of more than one use case। ठीक है, एक और बड़ा आसान includes का हमारे पास डिसाइड करने का तरीका है कि अब जैसे ये अवेलेबल फ्लाइट्स की चेकिंग है तो ये दो प्रोसेसेस को चाहिए थी, अरेंज टूर्स को भी चाहिए थी और मेक रिजर्वेशन को भी चाहिए थी। तो बजाय ये कि हम दोनों के अंदर इसका फीचर दोबारा डालते कि हम एंड में जब जाके कोड करेंगे तो कोड भी दो दफा होगा, हमने इसको इंडिपेंडेंट बना दिया, एक अलग चीज बना दी, और हमने बाकी मेक रिजर्वेशन और अरेंज टूर से सिर्फ ये कहा कि इसको एक्सेस कर लें। ठीक है, द बेस यूज केस इन अ सेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट द इंक्लूडेड यूज केस। जो दूसरी हमारे पास है इसी कैटेगरी के अंदर, वो क्या है, एक्सटेंड्स की एसोसिएशन। एक्सटेंड रिलेशन क्या है बिटवीन टू यूज केसेस? द चाइल्ड यूज केस एड्स टू द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट यूज केस। एक काम पहले भी पूरा हो रहा था, अलग से ही हो रहा था, कोई काम जो है वो मतलब इनकम्प्लीशन वाली बात नहीं थी, काम सक्सेसफुली पूरा हो रहा था, लेकिन एक और यूज केस ने उसी के अंदर एक्सटेंशन कर दी या उसको बेहतर कर दिया, मोर एक्सपैंड कर दिया। एक्सटेंड रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड विद अ डायरेक्टेड एरो हैविंग अ डॉटेड शाफ्ट सिमिलर टू इंक्लूड रिलेशनशिप। इंक्लूड और एक्सटेंड के लिए वो जो डॉटेड लाइन है वो सिमिलर है, सिर्फ इनकी डायरेक्शन फर्क है। ठीक है, इंक्लूड के अंदर ये बेस केस से जो है वो पेरेंट केस से बेस केस की तरफ है, इसकी ये इंक्लूडेड की तरफ से जिसको चाहिए उसकी तरफ से इंक्लूडेड की तरफ है, जबकि एक्सटेंड में इससे ऑपोजिट केस है। अब ये एक एग्जांपल चेक कर लीजिए, अभी इसमें भी लाइन जो है वो डॉटेड नहीं आ रही, सॉलिड आ रही है, लेकिन ये डॉटेड लाइंस ही होती हैं। ठीक है, टिकट काउंटर एजेंट है और इसने क्या करना है कि चेक इन करने हैं पैसेंजर्स। ठीक है, चेक इन पैसेंजर्स के टाइम पे चेक इन करते हुए ही वो उनको सीट्स असाइन भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, और वो बैगेज भी चेक कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि बैगेज पीछे कोई चेक कर ले और इसको दोबारा बैगेज चेक ना करना पड़े, और वो असाइन सीट जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लें, वो अभी इनको ना करनी पड़े। तो जब एडेड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो हम ये वाला काम सक्सेसफुली इन इटसेल्फ ऑल पूरा हो रहा था, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है तो वो हमने एक्सटेंड्स के अंदर डाल दिया। Typically used when there are important लेकिन optional variations on the basic theme of the base use case. The base use case is complete in and of itself, ये याद रखना है। base use case खुद से भी पूरा है, उसको अपना काम करने के लिए ये नहीं चाहिए, अपना काम बेहतर से करने के लिए एक्स्ट्रा बात के लिए जो है वो ये चाहिए। ठीक है, ये नहीं भी होंगे तो भी आपका मकसद पूरा हो जाएगा। और थर्ड हमारे पास कैटेगरी है जनरलाइजेशंस की। जनरलाइजेशन क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, एक्सटेंशन रिलेशनशिप है। द चाइल्ड यूज केस इन द जनरलाइजेशन रिलेशनशिप हैज अंडरलाइंग बिजनेस प्रोसेस मीनिंग बट इज एन एनहांसमेंट ऑफ द पेरेंट यूज केस। ठीक है, इसमें जो पेरेंट यूज केस है उसी की तरह का है चाइल्ड यूज केस, उनकी जो अंडरलाइंग बिजनेस प्रोसेस है वो सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन ये पेरेंट यूज केस की एक एनहांसमेंट है। ठीक है,
In a use case diagram, generalization is shown as a directed arrow with a triangle arrowhead. ठीक है, तो ये एक solid directed arrow के तौर पे represent होता है. हमारे पास उसके अंदर pointed arrows थे ना, इस तरह से थे extend और include के अंदर. तो इसके अंदर solid triangle head वाला arrow इस्तेमाल होता है. The child use case is connected at the base of the arrow. यहाँ पे child use cases इधर आ जाते हैं और parent use case ऊपर आ जाता है. ये इसकी एक एग्जांपल है. हमारे पास स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स हैं, पेपर फाइल्स हैं और स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड फाइल्स हैं. मकसद एक ही है कि स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स करो. ठीक है, वो पेपर फाइल्स की फॉर्मेट में भी हो सकते हैं बेहतर तरीके से, एक्सटेंशन के साथ, मोर सूटेबल या स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटराइज्ड फाइल्स की फॉर्मेट में भी हो सकते हैं. एक्सटेंड और जनरलाइजेशन सुनने में एक ही जैसे लगता है कि एक्सटेंड में भी कंपल्सरी नहीं है, एडेड फंक्शनैलिटी है. जनरलाइजेशन में भी कंपल्सरी नहीं है. बेस फंक्शन भी कुछ हो रहा था लेकिन उसकी स्पेशलिटी है हमारे पास जो चाइल्ड क्या है, यूज केस. On the face of it, both generalization and extend appear to be more or less similar. लेकिन छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. क्या? Generalization between use cases, parent use case can be replaced by the child use case. एक ही तरह के हैं लेकिन अगर आप पेरेंट यूज केस को चाइल्ड यूज केस से रिप्लेस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन एक्सटेंड में ये काम नहीं हो सकता कि चाइल्ड यूज केस एनहांसेस द फंक्शनैलिटी लेकिन रिप्लेस नहीं हो सकता. गो बैक टू द एग्जांपल्स. अगर आपने पेपर फाइल्स मेंटेन करनी है और उन्हीं पेपर फाइल्स को हमने सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि खाली सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन कर लें, पेपर फाइल्स ना करें. फाइल्स तभी मेंटेन हो रही है, काम तभी पूरा हो रहा है. तो पेरेंट यूज केस जो है रिप्लेसेबल है. एक्सटेंशन में इस तरह नहीं होता. एक्सटेंशन में ये नहीं हो सकता कि हमने चेक इन बैगेज करना था और हम चेक इन पैसेंजर करना था और बैगेज चेक करना था तो हम पैसेंजर चेक इन करें ना, खाली उसका बैगेज चेक कर लें. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो एक्सटेंशन में जो है वो रिप्लेसेबल नहीं है. ठीक है, ये एक ही चीज की दो शक्लें हैं और ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट चीजें हैं लेकिन एक दूसरे की एक्सटेंशन है. तो दिस इज जस्ट लाइक हैविंग अ 1A and 1B एंड दिस इज लाइक हैविंग 1 and 2 दैट वर्क टुगेदर. अब कम बैक टू योर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम और आप इसके साथ देखें कि क्या क्या चीजें. पैसेंजर है, ये अब एक्टर है. अब इस सारे के बाद आपको पता चल गया ये मेरे पास एक्टर है. टिकट काउंटर पे आया, टिकट काउंटर फिजिकल एंटिटी है, सॉफ्टवेयर के अंदर रिप्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है. फिर हमारे पास क्या है, फॉर्म फिलिंग है, टेंडरिंग है, पेमेंट है, कलेक्शन ऑफ टिकट्स है. ठीक है, दूसरा जो दूसरी एंटिटी हमारे पास है वो कौन सा है, क्लर्क. ठीक है, तो क्या अब सिस्टम की बाउंड्री बन गई. सिस्टम की बाउंड्री के अंदर हमने क्या चीज लिख दी कि हमारा टिकट का रिजर्वेशन सिस्टम है. ठीक है, और इसमें काम क्या क्या हो सकते हैं. फॉर्म फिलिंग हो सकती है. ठीक है, पेमेंट हो सकती है और टिकट कलेक्शन हो सकती है. जगह बहुत कम बच गई मेरे पास. ठीक है, ये कौन कर सकता है, फॉर्म फिलिंग हमारा पैसेंजर कर सकता है. ठीक है, पैसेंजर पेमेंट कर सकता है, पेमेंट और पैसेंजर कलेक्शन ऑफ टिकट्स कर सकता है. ठीक है, हमारा क्लर्क क्या कर सकता है, वो फॉर्म फिलिंग क्लर्क भी करके दे सकता है. जरूरी नहीं है कि खाली पैसेंजर ही कर, पैसेंजर को खुद नहीं करने आ रहा वो उसको करके दे सकता है. इंक्वायरी का रिजल्ट दे सकता है, जो हमने उससे कहा था कि वो इंक्वायरी मेक करेगा, इंक्वायरी का रिजल्ट दे सकता है. तो ये कोई सर्च की या इंक्वायरी कर सकता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ठीक है, जितना हमारे पास डिटेल उसकी स्पेसिफिकेशन होगी उसमें से हम इसमें चीजें बनाते जाएंगे. और इस सारी पिक्चर से सिर्फ ये पता चलेगा कि सिस्टम बाहर हमारे यूजर्स के साथ इंटरैक्ट किस फॉर्म में कर रहा है, यूजर्स हैं कौन कौन से. ये हमारे पास पैसेंजर है, ये हमारे पास क्लर्क है और ये सारे जो हैं इनके अपने अपने काम क्या है. ठीक है, ये आपने बता दिया कि क्लर्क का काम क्या है कि वो फॉर्म फिलिंग करता है, पैसेंजर का काम क्या है कि वो पेमेंट मेक करता है. ठीक है, मेक पेमेंट करता है. इसमें ये भी बात बता जो रही ना जाए, पेमेंट मेक अब जो हमारे पास यूज केसेस के नाम हैं दे मस्ट ऑलवेज बी वर्ब्स और वर्ब फ्रेजेस. ठीक है, they must never be
नाउन्स। ठीक है, हमारे नेम्स ऑफ यूज केसेस क्या होने चाहिए, आइदर वर्ब्स होने चाहिए, वर्ब फ्रेजेस होनी चाहिए, और या वर्ब फ्रेजेस होने चाहिए, और कभी नहीं क्या होना चाहिए, दे शुड नेवर बी नाउन्स। ठीक है, ये अगेन एक डायग्राम है जो हम जल्दी से देख लेते हैं। डायग्राम में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है। एक हॉस्पिटल के लिए एक नया पेशेंट की दो कैटेगरीज हैं, या तो वो नया पेशेंट हो सकता है या वो ओल्ड पेशेंट हो सकता है। एक नया पेशेंट आके अपॉइंटमेंट मेक कर सकता है। अब एक नया पेशेंट बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स मेक कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट मेकिंग का प्रोसेस बहुत सारे पेशेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। पुराना पेशेंट आके अगेन वो भी अपॉइंटमेंट मेक कर सकता है। ठीक है, उसकी पुराने पेशेंट का क्योंकि रिकॉर्ड होता है तो उस वजह से उसका अपॉइंटमेंट का मेकिंग का तरीका थोड़ा सा फर्क है। तो हमारे पास ये दो प्रोसेसेस आ गए, मेक ओल्ड पेशेंट अपॉइंटमेंट एंड मेक न्यू पेशेंट अपॉइंटमेंट। और ये सारे एक्चुअली क्या बातें हैं, तो पेशेंट अपॉइंटमेंट से ही मेक अपॉइंटमेंट, तो ये उससे इनहेरिट हुए हैं। ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये उसकी जनरलाइजेशन वाला लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेशेंट के साथ जनरलाइजेशन का लगा हुआ है। ठीक है, अब नए पेशेंट की अपॉइंटमेंट तब बनेगी, तब कंप्लीट होगी जब हम पहले क्रिएट पेशेंट कर लें। क्रिएट पेशेंट करेंगे तो उसकी अपॉइंटमेंट बनेगी, इसलिए ये इंक्लूड्स रिलेशनशिप के अंदर है। ठीक है, ये इंक्लूड्स के अंदर है। मेक अपॉइंटमेंट जिस वक्त हम कर रहे हैं, हम तभी ये कर सकते हैं कि हम पेमेंट की अरेंजमेंट्स भी कर लें। हम ये बात के लिए भी रख सकते हैं कि जब पेशेंट आ जाएगा तो तब हम कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, या हम अभी भी उससे क्लियर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है कि अभी कर लो बाद में कर लो, ये दोनों तरह हो जाएगा। तो ये इसलिए एक्सटेंड्स रिलेशनशिप में है। और जो कंपल्सरी एस्पेक्ट है उसकी तरफ जो है इसका लगा हुआ है एरो, और जो ऑप्शनल है उसकी तरफ हमारा लगा हुआ है बार लगी हुई है। ठीक है, अब इसी तरह मेक ओल्ड पेशेंट अपॉइंटमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, और हम इसी प्रोसेस के साथ भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या काम कर सकती है कि प्रोड्यूस शेड्यूल्स कर सकती है। वो शेड्यूल्स प्रोड्यूस करेगी, और इन शेड्यूल प्रोड्यूस के अंदर जो है कंपल्सरी है कि हम मैनेज भी कर रहे हैं वो शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसी तरह डॉक्टर्स जो है वो रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है, और उसमें कंपल्सरी है कि वो अपने शेड्यूल्स को भी मैनेज कर लें। अब लास्ट स्टेप, यूज केस डॉक्यूमेंट्स क्या है, नरेटिव डॉक्यूमेंट्स, नरेशंस हैं, टेक्सचुअल डिटेल्स हैं उनकी, जो हमारे पास यूज केसेस निकले थे। यूज केस टेल्स अ स्टोरी ऑफ द एक्टर्स यूजिंग द सिस्टम, और इसी स्टोरी की जो टेक्सचुअल फॉर्म है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। यूज केस इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ऑफ अ सिस्टम ऑब्जर्वेबल एज द ऑब्जर्वेबल रिजल्ट ऑफ वैल्यू टू अ पर्टिकुलर एक्टर्स। इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, एक्टर्स आती हैं, वही जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सिनेरियो आता है जो ये बताता है कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके ये पूरा होगा। यूज केस आता है, ये अगेन वही है कि आपके कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सक्सेस एंड फेलियर सिनेरियोज, ये पूरी फंक्शनैलिटी है, तो इसी के अंदर ये सारी बातें आ रही हैं। मेन सक्सेस सिनेरियो है जो नॉर्मल फ्लो है, आप एटीएम सही डालेंगे, एटीएम वैलिडेट हो जाता है, आपने पिन सही डाला है तो फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोसेस है। और ऑल्टरनेट क्या है कि अगर फ्लो से डेविएट कर देते हैं, मैंने एटीएम डाला लेकिन मैंने पिन गलत डाल दिया, तो पिन गलत डाला तो उसने जो है मुझे वापस कहा कि आपका पिन सही नहीं है, फिर मुझे जो है पिन करेक्ट डालना पड़ा, और फिर हमारी प्रोसेसिंग फर्दर आगे ट्रांसफर हुई। ठीक है, अब इसमें थिंग्स टू रिमेंबर, जब क्रिएट करोगे क्या करो, सिस्टम की बाउंड्री बनाओ, प्राइमरी एक्टर्स बनाओ, हर एक्टर के लिए गोल्स डिफाइन करो, इसके टैबुलेट करो फाइंडिंग्स कि क्या क्या है, क्या क्या गोल्स हैं, एंड डिफाइन यूज केसेस। फिर यूज केसेस डिफाइन करें और नेम देम अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स। एक आपको दिखा दूं कि फुली ड्रेस्ड यूज केस की जो डॉक्यूमेंट है इसके 2-3 प्रोसेसेस होते हैं, टाइप्स होती हैं। इनफॉर्मल होता है जो आप बिल्कुल इंग्लिश के पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखते हैं, और फिर एक फॉर्मल होता है, और फिर एक फुली ड्रेस्ड होता है। और जो सबसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये फुली ड्रेस्ड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिटेल आती है जो हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या दी, यूज केस की आईडी दी। ठीक है, यूज केस 1 प्रोसेस सेल है, प्राइमरी एक्टर कैशियर है, स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट क्या है, कैशियर को क्या चाहिए, सेल्स पर्सन को क्या चाहिए, फिर प्री कंडीशंस, इस यूज केस के रन होने से पहले सिस्टम में क्या क्या काम हो जाना चाहिए,
सक्सेस की गारंटी क्या है या पोस्ट कंडीशंस क्या है, सेल सेव हो जानी चाहिए, टैक्स करेक्टली कैलकुलेट हो जाना चाहिए, मेन सक्सेस सिनेरियो क्या है, एक्सटेंशंस क्या हैं, ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि टच स्क्रीन होनी चाहिए या यूज़र इंटरफेस में कोई और चीज़ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और डाटा की वेरिएशन लिस्ट्स क्या हैं, क्या आइडेंटिफायर जो बार्स कोड स्कैनर से रीड करना है, किसी और चीज़ से रीड करना है, टेक्नोलॉजी की जितनी हमारे पास कंपलसरी है वो वाली डिटेल्स हमने ऐड कर ली। ओपन इश्यूज, टैक्स लॉ वेरिएशंस क्या है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करना है ना, तो ये तो हमारी मर्जी से नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे होता है, ठीक है। इसी का सक्सेस सिनेरियो, कस्टमर आता है पीओएस स्केल पॉइंट ऑफ सेल सर्विस के ऊपर, फिर कैशियर जो है रिकॉर्ड्स द आइडेंटिफायर फॉर ईच आइटम, जो उसके पास आइटम्स थे वो उनको करता है, सिस्टम डिटर्मिन्स द आइटम प्राइस, सिस्टम आइटम्स की प्राइस देता है, एड्स द आइटम्स की इंफॉर्मेशन वो उसमें स्टोर कर देता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ आइटम एंट्री, कैशियर इंडिकेट्स के एंट्री कंप्लीट हो गई है, फिर सिस्टम कैलकुलेट करता है रिजल्ट्स, टोटल सेल्स बता देता है, कैशियर कस्टमर को टोटल बता देता है, कस्टमर जैसे ही पैसे दे देता है तो उसके बाद जो है हमारी सेल कंप्लीट हो जाती है। ऑल्टरनेट फ्लोज क्या है, इनवैलिड हमने प्रोडक्ट का जो डाला था नंबर डाला था वो गलत डाल दिया है, कस्टमर के पास पैसे नहीं थे तो हमने ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी कैंसिल कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें ऑल्टरनेट फ्लोज के अंदर आ गए, बेसिक फ्लोज के अंदर आ गए। अब ये एक पूरा फॉर्मेट हमें दिया हुआ है और इसी फॉर्मेट को फॉलो करके हमने हर बार बनाना है, जो इसकी कंपलसरी आइटम्स हैं वो हमने हर बार क्रिएट करना है। ये अगेन आपने अपने लेक्चर की नोट्स स्लाइड्स में से देखना है, क्योंकि आपको वीडियो में बिल्कुल भी कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन ये एक हमारे पास एग्जांपल है कि एक यूज केस, एक फुली ड्रेस्ड यूज केस विद एवरीथिंग रिक्वायर्ड, व्हाट डज इट लुक लाइक, ठीक है। तो इसमें यूज केस का नाम है, यूज केस की आईडी है, इसका इम्पोर्टेंस लेवल क्या है, लाजमी बनाना है या हम सेकंड वर्जन के लिए छोड़ सकते हैं, यूज केस की टाइप क्या है, प्राइमरी एक्टर्स कौन से हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक दो जुमलों में क्या इसका मीनिंग है, ट्रिगर क्या है, कौन इसको स्टार्ट करता है, टाइप क्या है इसकी, ठीक है। फिर रिलेशनशिप्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, एसोसिएशन किसके साथ है, पेशेंट के साथ है, इंक्लूड कर रहा है किसी और यूज केस को या नहीं कर रहा, एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, नॉर्मल फ्लो क्या है इसका, सब फ्लोज क्या है, ऑल्टरनेट फ्लोज क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर हमें प्रोवाइडेड है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि एनालिसिस, एक तो सिस्टम की मॉडलिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे हो रही है, और फिर हमने स्पेसिफिकली एनालिसिस मॉडलिंग देखी, ठीक है। एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया कि हमने फंक्शनल मॉडलिंग की, हमने ये देखा कि फंक्शनल मॉडलिंग क्यों ज़रूरी है। एक तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, रिक्वायरमेंट्स के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई और चीज़ें हैं तो वो हमें डिटर्मिन हो जाएंगी, और फिर हम अपने इसी की बेसिस पे आगे यूज केसेस जो हम डिफाइन कर लेंगे फीचर्स, उन्हीं फीचर्स को हमने आगे डिजाइन में और बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और इसी की बेसिस पे सिस्टम को टेस्ट करना है। तो फंक्शनल मॉडलिंग में एक चीज हमने देखी, वो हमने देखे यूज केसेस, ठीक है। और यूज केस क्या है, दो चीजों पर बनता है, यूज केस की डायग्राम बनती है और यूज केस की डिस्क्रिप्शन बनती है। डायग्राम में हम ग्राफिकल नोटेशंस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं वो सारे फीचर्स जिनके साथ इंटरैक्ट करना है, ठीक है। डायग्राम में हमारे पास क्या है, सिस्टम की बाउंड्री है, एक्टर है, एसोसिएशंस है, ठीक है। एसोसिएशन सिंपल एसोसिएशन हो सकती है, इंक्लूड एसोसिएशन हो सकती है, एक्सटेंडेड एसोसिएशन हो सकती है, जनरलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। एक्टर क्या है, जो भी बाहर से इंटरैक्ट कर रहा है वो ह्यूमन एक्टर भी हो सकता है और कोई और एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है। फिर हमने डिस्क्रिप्शन देखी, डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि एक पूरा फॉर्मेट हमें दिया हुआ है जिसके अंदर हमने मल्टीपल स्टेप्स अपने मेंशन करने होते हैं यूज केस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। उस फॉर्मेट में क्या है कि वही सारी चीजें आपने मेंशन करनी है कि आपने एक्टर्स मेंशन करने हैं, प्री कंडीशंस मेंशन करनी है, पोस्ट कंडीशंस मेंशन करनी है और फ्लो ऑफ इवेंट्स मेंशन करना है कि कहाँ पे आप एटीएम में क्या कार्ड डालेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो जो फ्लो है दैट इज सिग्निफिकेंट कि हम अल्टरनेट फ्लो बताते हैं, सारा कुछ सही ना चले तो क्या होगा, और नॉर्मल फ्लो बताते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किस तरह से सारा कुछ चलेगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट है हमारे फंक्शनल मॉडलिंग का, फर्दर हम इसको देखेंगे कि क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।